Welcome back. Today we are going to discuss about a very interesting topic, that is finance functions. So finance functions, we all know, means the functions that are performed by the finance department of an organization. So we will discuss. Let's start. फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है पता करना कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड्स क्या है. फाइनेंशियल नीड्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो दो पार्ट्स क्या है हमारे पास, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स. जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है उन्हें फर्दर क्लासीफाई किया गया है तीन पार्ट्स में. वो कौन कौन सा है? फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द डिविडेंड डिसीजन. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में हमारे पास एक डिसीजन आता है, दैट इज लिक्विडिटी डिसीजन. तो ये इंटायर स्ट्रक्चर है हमारे पास फाइनेंस फंक्शंस का. वो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्टली नीड्स भी हमें दो तरह की आइडेंटिफाई करनी है, पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स में हमारे पास तीन आगे डिसीजन हमें लेने हैं, फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड में हमें लिक्विडिटी डिसीजन लेना है. ठीक है, तो ये है मेजर जो ऊपर का स्ट्रक्चर था उसका. वो अब हम डिस्कस में अंडरस्टैंड करेंगे इन तीनों फंक्शंस को और इस लिक्विडिटी डिसीजन को. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल हैव फाइनेंसिंग डिसीजन. सबसे पहला डिसीजन होता है अंडर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. इट इज द डिसीजन ऑफ रेजिंग द फंड्स. ये किस चीज का डिसीजन है? फंड्स को रेज करने का. वी कैन से प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स. कि फंड्स चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो फंड्स कहाँ से रेज करे, कहाँ से प्रोक्योर करे, वो हमारे पास डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन. अब फंड्स को प्रोक्योर करने के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो वेज होते हैं और वो दो तरीके कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज इक्विटी फंड्स एंड अदर वन इज द बोरोड फंड्स. इक्विटी फंड्स कौन से फंड्स होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर करती है बाय सेलिंग द कंपनी शेयर्स टू द पब्लिक. पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स सेल करने के बाद जो फंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर करेगी उन्हें हम बोलेंगे इक्विटी फंड्स. और जो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन बोरो करेगी एज अ लोन फ्रॉम द लैंडर्स और द क्रेडिटर्स, उसे हम बोलेंगे बोरोड फंड्स. इक्विटी फंड्स तो कौन से फंड्स हुए? फंड्स रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन by selling its shares to the public. और बोरोड फंड्स कौन से हैं? फंड्स which are borrowed from lenders or creditors. So I hope you understand the basic difference between the equity funds and the borrowed funds. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम फाइनेंस डिसीजन पढ़ रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के अंडर पहला डिसीजन है, दैट इज फाइनेंस डिसीजन. और किस चीज का डिसीजन होता है? फंड्स की प्रोक्योरमेंट का. फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरीके होते हैं, एक है इक्विटी फंड्स और दूसरा है बोरोड फंड्स. इक्विटी फंड्स वो फंड्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंपनी के शेयर सेल करके पब्लिक को रेज किए हैं, वो है इक्विटी फंड्स. और बोरोड फंड कौन से होते हैं? जो फंड्स बोरो किए गए हैं फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिटर्स, उसे हम बोलते हैं बोरोड फंड्स. तो यहाँ पर एक बात और आपको जाननी है कि जो शेयर्स होते हैं कंपनी ने सेल किए, पब्लिक ने परचेज किए, जो कंपनी के शेयर्स को फाइनली सब्सक्राइब कर लेगा और कंपनी का इन्वेस्टर बन जाएगा, उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. शेयर होल्डर्स हमारे पास फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, दैट आर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक डिटेल वीडियो अलग से बनाकर दूंगी. फिलहाल आप सिर्फ मेजर यही समझिए कि हमारे पास दो वेज हैं, बोरोड फंड्स एंड द इक्विटी फंड्स.
सो गाइस, अब आपको नेक्स्ट जो देखना है वो ये है कि हमने ये देख लिया हमारे पास दो तरीके हैं, इक्विटी फंड्स और बोरोड फंड्स, जहां से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, फंड्स को प्रोक्योर कर सकती है। अब पर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर एक और मेजर डिसीजन लेना होता है, वो ये है कि कितना मिक्स उसे डेट का लेना है और कितना मिक्स उसे इक्विटी का लेना है, कि फाइनल जो उसके पास फंड्स होंगे उसमें उसे कितना प्रोपोर्शन डेट फंड्स का चाहिए और कितना प्रोपोर्शन वो इक्विटी फंड्स का लेना चाहती है, वो उसे डिसाइड करना होगा। और उसी डिसीजन को उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास एक सेपरेट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में। अगर आप बीकॉम में स्टडी करते हो तो वहां पर एक अलग से चैप्टर है, तो इसके बाद में भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, बेसिक मतलब क्या है कि डेट और इक्विटी फंड्स का मिक्स कितना कितना होगा, कितने प्रोपोर्शन डेट फंड का होगा और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी फंड का होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। और अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन। सो लेट्स सी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसका डिसीजन होता है, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग द फंड्स। आपने फंड्स प्रोक्योर कर लिए, अब आपको नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना होगा कि अब जो फंड्स आपके पास आ गए हैं उन फंड्स को कहाँ कहाँ और किस किस एसेट में आप लोगों को एलोकेट करना है। मतलब आप लोगों में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अब नेक्स्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। फंड्स की प्रोक्योरमेंट करने के बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है कि कितना उसे कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करना है फंड्स को, ताकि उसे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स अर्न हो। तो हमारे पास दो पॉसिबल वेज हैं, एक है टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना और इनटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना। टेंजिबल एसेट्स वी ऑल नो दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, लाइक द प्लांट, लाइक वी हैव मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वी हैव लॉट, सो लाइक दिस। एंड इनटेंजिबल क्या होती है हमारे पास, लाइक वी हैव कॉपीराइट, पेटेंट, और हमारे पास टेक्निकल नो हाउस भी होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक सो आप समझ रहे हो कि हमने फंड्स प्रोक्योर कर लिए हैं, अब हमने फंड्स को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है हमारी, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को लेना है। तो उसे देखना है उसे कितना कितना और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। और जिस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑप्टिमम मिक्स डिसाइड करना कि कितना डेट फंड्स का होगा, कितना इक्विटी फंड्स का, उस तरह से डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट वुड यील्ड और जनरेट रिटर्न्स इन द फ्यूचर इज नॉन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये भी आपके पास एक अलग से चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में, सो इसको भी हम देखेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फंड्स को इन्वेस्ट करना, कितने फंड्स उसे कहाँ किस किस लॉन्ग टर्म असेट्स में एलोकेट करने हैं, उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन इज द डिविडेंड डिसीजन। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हैव डिविडेंड डिसीजन means the decision of distribution of profits earned by the organization। अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन देखा, जहां पर हमने फंड्स को प्रोक्योर किया। फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए हमने दो तरीके देखे थे, इक्विटी फंड्स एंड दी डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स हमने कहाँ से लिए थे, शेयर होल्डर से। तो जिनसे हमने पैसा लिया है तो उनको कुछ देना तो भी होगा, तो शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड। बट ये बात ध्यान में रखनी है कि जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की अपनी मर्जी होती है, डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कंपनी के ऊपर। अगर डायरेक्टर्स चाहेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, डेट फंड्स। डेट फंड्स को तो हम ऑलरेडी हमने जैसे कि बोरोर से और लेंडर से फंड्स प्रोक्योर किए थे, उनको हम पहले ही इंटरेस्ट दे चुके हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से हमने प्रॉफिट्स को अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है एज द डिविडेंड। बट वो कंप्लीटली हमारे डायरेक्टर्स की मर्जी है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं है। तो अब हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, उनके आगे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं,
या तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है या तो हम उसको क्या करेंगे, रिटेन करेंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स द रिटेंशन। अगर डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि सारे प्रॉफिट को हमने रिटेन करना है तो वो रिटेंशन प्रॉफिट्स हो जाएंगे हमारे। पर अगर हमारे डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द शेयर होल्डर्स। तो हो सकता है कि वो डिसीजन लें कि कुछ प्रोपोर्शन हम एज अ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स, और कुछ पोर्शन को हम रिटेन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो जितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसे हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो, और जितना प्रोपोर्शन रिटेन किया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशो। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इन अ वेरी क्लियर मैनर कि हमारे पास क्या था। अब हमारे पास जो है प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट्स को हमारे डायरेक्टर्स की मर्जी है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर रिटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द फ्यूचर यूज। तो अगर उन्होंने एज अ मिक्स डिसीजन लिया है कि कुछ प्रॉफिट्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स और कुछ को रिटेन करेंगे, तो जितना वो रिटेन करेंगे उसे रिटेंशन रेशियो, जितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड वो डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये आता है हमारे किसमें, डिविडेंड डिसीजन में। तो इस तरह से हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है अब, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में हमने देखा था हमारे पास था लिक्विडिटी डिसीजन। क्या था हमारे पास, लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन में हमें क्या करना होता है गाइस, लिक्विडिटी डिसीजन में हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रखना होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या होंगी आप खुद सोचिए। अगर मान लो आपके पास एकदम से कोई ऑर्डर आ जाता है गुड्स का, और आपको उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करना है और उस ऑर्डर को फुलफिल करना है। दैट मीन्स आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, पर हो सकता है उस टाइम पर आपके पास इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है और आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स आपको थोड़े फंड्स अलग से रखने हैं कि अगर एकदम से कोई डिमांड आए हमारे पास तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री हो और उस इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए पैसा भी हो। और उसी तरह से एकदम से किसी भी शॉर्ट टर्म बोरोर ने हमसे डिमांड की कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए और विद इंटरेस्ट, तो हमें उसको भी वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। तो वो सारे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताई वो लिक्विडिटी डिसीजंस के अंदर आते हैं, जो हमें कंपनी को लेने पड़ते हैं। और उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं। तो वो फंड्स होने चाहिए। अगर वो फंड्स नहीं होंगे तो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो सकती है, डूब सकती है। और इसीलिए लिक्विडिटी डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है जो लिक्विडिटी डिसीजंस को कंसिडर करती है। हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डिसीजंस के रिगार्डिंग ही कंसर्न थी, वो लिक्विडिटी डिसीजन को कंप्लीटली इग्नोर करती थी। पर मॉडर्न अप्रोच हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स दोनों को ही कंसिडर करती है। I hope so you have understand this thing in a very clear manner and find it very useful to you.